उसको ऐसा लगता है कि उसने जीवन में अपने बहुत बड़ा पाप कर दिया है और इसकी वजह से वो इस समय अपनी रेगुलर क्लासेस पे फोकस भी नहीं कर पाता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल द कोटा पल्स बाय अनअकैडमी। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आप लोगों के साथ डिस्कशन करने आया हूं एंड दैट इज अबाउट द बैकलॉग्स। ये जो वर्ड है ये मैंने देखा है कि कोई भी स्टूडेंट चाहे वो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, आइदर इट इज जेईई एग्जाम और नीट एग्जाम, ये जीवन में बैकलॉग्स आना ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। और जिस स्टूडेंट्स के प्रीवियस चैप्टर्स के बैकलॉग क्रिएट हो जाते हैं उसे अंदर से एक गिल्ट फील होने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि उसने जीवन में अपने बहुत बड़ा पाप कर दिया है और इसकी वजह से वो इस समय अपनी रेगुलर क्लासेस पे फोकस भी नहीं कर पाता और उसे ऐसा लगने लगता है कि वो धीरे धीरे इस कंपटीशन की रेस से बाहर होता जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक रियल फैक्ट बता रहा हूं, मैंने अपने टीचिंग कैरियर में जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, इवन इंक्लूडिंग द टॉपर्स, मोर देन 95% स्टूडेंट्स के नाम बैकलॉग्स रहे हैं। मतलब बहुत रेयरली मुझे ऐसा कोई स्टूडेंट मिलता है जिसका सब कुछ एकदम परफेक्टली प्लान के हिसाब से चल रहा है। मतलब प्लान के हिसाब से मतलब कोई बैकलॉग्स नहीं है, रेगुलर पूरा होमवर्क कंप्लीट हो जाता है, क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है ऑन द स्पॉट सब कुछ समझ में आता है। ये सारी चीजें बेटा आइडियल है। यू आर नॉट अ मशीन, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग कर दी, एंटर दबाया और आप एक मशीन की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। आप एक इंसान है और इंसान से ही गलतियां होती है। और एक स्टूडेंट्स के बैकलॉग होना ये कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी। द पॉइंट इज दैट कि हाउ टू कवर दीज बैकलॉग्स विद द रेगुलर क्लासेस। मैं यहां पर आपके सामने कुछ कंसर्न बताने जा रहा हूं, या मैं कह सकता हूं कि कुछ प्रॉब्लम्स जो कि मोस्ट ऑफ द आप में से स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। आप उन प्रॉब्लम्स को सुनिएगा। अगर उसमें से कोई भी एक प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए। अब ये वीडियो आपको देखना है या नहीं देखना वो तो आप उन प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद समझ जाएंगे। अगर उसमें से कोई भी एक प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली यू शुड वॉच दिस वीडियो अप टू द एंड। फर्स्ट पॉइंट कि सर मेरे पुराने चैप्टर्स के जो बैकलॉग्स क्रिएट हो चुके हैं मैं अभी उन पे फोकस करूं या इस समय अपनी रेगुलर क्लासेस पे फोकस करूं, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं एक साथ इन दोनों चीजों को लेकर के नहीं चल पा रहा हूं। क्योंकि जब मैं रेगुलर क्लासेस पे फोकस कर रहा हूं तो मैं बैकलॉग्स कवर नहीं कर पा रहा हूं, और जब मैं बैकलॉग्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं तो रेगुलर क्लासेस नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं यहां पर किस चीज को प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखूं, दिस इज अ फर्स्ट कंसर्न। और चैलेंज ये आ रहा है कि जो अभी रेगुलर क्लासेस में जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरे जो टॉपिक्स छूट चुके हैं, या मैंने जिन टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, या मैं कह सकता हूं कि मैंने क्वेश्चंस की ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है, ये टॉपिक्स लिंक। तो मैं एक ऐसे बीच मझधार में फंस चुका हूं कि एक पांव मेरी एक नाव में है और एक पांव दूसरी नाव में है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरफ जाऊं, क्योंकि बैकलॉग्स और रेगुलर क्लासेस इन दोनों के बीच में एक जद्दोजहद चल रही है। क्या ये सवाल आपके जहन में चल रहा है? पहला। दूसरा कंसर्न कि मेरे बैकलॉग्स हो चुके हैं। अब तक की एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, मैंने अपना 100% एफर्ट नहीं किया है, मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी है। क्या अभी भी मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि अगर मैं आज से सीरियस हो जाऊं, मैं आज अपना t = 0 सेट करूं और धीरे धीरे एफर्ट्स मार करके मैं आगे बढ़ना शुरू करूं, तो क्या मैं इस रेस में वापस आ जाऊंगा? क्या मैं वापस से ट्रैक पर आ जाऊंगा? क्या मेरे बैकलॉग्स कवर हो पाएंगे? क्या मैं इस कंपटीशन में दोबारा से फाइट करने के लिए फिर से तैयार रहूंगा? मतलब सेल्फ डाउट, अपने ऊपर ही डाउट हो रहा है कि कहीं मैं बहुत ज्यादा लेट तो नहीं हो चुका हूं। तीसरा पॉइंट कि मैं जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूं, मैं जिन प्लान्स को फॉलो कर रहा हूं, मैं जिस तरीके से पढ़ाई कर रहा हूं, क्या यह तरीका सही है? क्या इस तरीके को फॉलो करके मैं एग्जाम में एक डिसेंट रैंक या टॉप रैंक सिक्योर कर सकता हूं? या मैं जिन तरीकों को फॉलो कर रहा हूं, जिन मेथड्स को फॉलो कर रहा हूं, वो मेथड्स कहीं गलत तो नहीं है? अगर इस तरीके के डाउट्स आपके जहन में चल रहे हैं देन डेफिनेटली दिस वीडियो इज फॉर यू। मैं आज इस वीडियो में आपके ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि भाई बैकलॉग्स को कवर करना है तो क्या करें। इसका सॉल्यूशन आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। मैं यहाँ पे 1 to 1 कुछ पॉइंट्स पहले आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा ध्यान से कि भाई हम लोगों को ना बहुत ज्यादा प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल ये सब बनाने की बहुत ज्यादा हैबिट होती है। और मैं आपको बता दूं, जो लोग टाइम टेबल, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर
जितना ज्यादा बिलीव करते हैं ना, उन्हीं स्टूडेंट्स के सबसे ज्यादा बैकलॉग्स होते हैं, क्योंकि उनका मोस्ट ऑफ द टाइम तो प्लानिंग करने में ही चला जाता है, टाइम टेबल बनाने में ही चला जाता है। जितना समय, जितनी एनर्जी वो उस प्लानिंग को बनाने में देते हैं, सच कहूं उतनी एनर्जी के साथ तो वो उस प्लानिंग को फॉलो भी नहीं कर पाते, या करते भी हैं तो 1 या 2 दिन फॉलो कर पाते हैं, उसके बाद वो ट्रैक से बाहर चले जाते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को शुरू करते समय हमारा जोश तो बहुत हाई होता है, लेकिन हम बहुत लंबे समय तक होश में नहीं रह पाते। और ये रियल फैक्ट बता रहा हूं आपको, जिसने जितनी ज्यादा प्लानिंग करी है ना, उसके उतने ज्यादा ही बैकलॉग्स क्रिएट किए। क्योंकि अगर वो प्लानिंग कर रहा है तो उसके दिमाग में पूरे दिन वही प्लानिंग चलती रहती है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं चल पाता है। तो यार सबसे पहले ना ये प्लानिंग करना बंद करो। ये जो तुम रोज टाइम टेबल बना रहे हो ना कि सुबह 5 बजे उठूंगा, 2 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, 3 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, फिर 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर लंच करूंगा, यार ये क्या कर रहे हो? इस तरीके से नहीं होता। अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं ना तो गलत है। आज से ही इस तरह की प्लानिंग करना बंद करो। कई सारे स्टूडेंट्स, सर मुझे कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ना चाहिए? भैया कोई डिसाइडेड नहीं है, कोई प्लान करने की जरूरत नहीं है। आप पे जब भी समय मिले आप अपने आप को फुली डिवोट करें। आप एक ऐसे कंपटीशन में हैं जहां पर आपके अलावा लाखों की संख्या में और भी स्टूडेंट्स उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जब भी आप कंफर्टेबल फील करें, जब भी आपको लगे कि यू हैव अ टाइम, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ना चाहिए इस बारे में मैं कोई डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा। अगर आपके बैकलॉग्स बहुत ज्यादा हैं तो डेफिनेटली आपको अपने नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अपनी जो एनर्जी है वो अपने बैकलॉग्स को कवर करने में लगा देनी चाहिए। तो भाई ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो ना, ये बिल्कुल करना बंद कर दो। द पॉइंट इज दैट कि यार हर रात को सोने से पहले ना आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे एक रूटीन बनाना है। रात को सोने से पहले बहुत लंबी प्लानिंग नहीं करनी, पिछली रात में अगले दिन सुबह उठ करके मुझे क्या करना है उसकी प्लानिंग करनी है। आप रात को वो चीजें डिसाइड करिए जो आपको अगले दिन उठ करके करनी है। आप उसमें कम से कम इतने टास्क लीजिए जिन टास्क को पूरा करना आपके लिए चैलेंजिंग हो। फॉर एग्जाम्पल आपने वहां पे 10 टास्क डिसाइड किए, उन 10 टास्क में से मोस्ट ऑफ द टास्क आपके प्रेजेंट टॉपिक से होने चाहिए, रेगुलर क्लासेस से होने चाहिए, और कुछ टास्क आपके अपने बैकलॉग को कवर करने के लिए होना चाहिए। ये प्लानिंग करो, टास्क लिखो। लिखना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। मैं जितनी भी बातें बता रहा हूं ध्यान से सुनते भी जाइएगा, लिखते भी जाइएगा। सोने से पहले सारे टास्क को लिखिए, क्योंकि जब अगले दिन आप सुबह उठेंगे तो आपको पता होगा कि आज मुझे जीवन में किस डायरेक्शन में जाना है। बहुत लंबी प्लानिंग नहीं करी है, एक रात पहले मैंने अगले दिन की प्लानिंग करी है। तो जैसे आप सुबह उठेंगे तो आप किसी भी रैंडम डायरेक्शन में चलना शुरू नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि आज मुझे कौन कौन से टास्क पूरे करने। उठ करके आप उन टास्क को 1 बाय 1 प्रायोरिटी वाइज कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए, पूरी एनर्जी झोंक दीजिए। लेकिन एक बात बता दूं, आप जब पूरी एनर्जी झोंक देंगे ना तो आपने जितने टास्क लिखे होंगे ना उसका 70 to 80% ही अचीव हो पाएगा। लेकिन इस बात का रात को सोने से पहले रिग्रेट मत करिए, अपनी तारीफ करिए कि यार कम से कम आपने जितने टास्क लिखे थे उसका 70 to 80% अचीव तो किया। यू हैव टू चेंज योर थॉट प्रोसेस। आप अगर हमेशा अपने अचीवमेंट्स को, जो भी आपने अचीव किया है, उसको अप्रिशिएट करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स अपने आप कम होती जाएंगी। क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी सी है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवर थिंकिंग वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपने अपना स्टडी मटेरियल सॉल्व किया और सपोज आपने उसमें 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, और मान लीजिए आपसे 20 में से 8 क्वेश्चन हुए। अब यहाँ पे 2 स्टूडेंट अप्रोच होते हैं। एक वो स्टूडेंट होता है जो ये सोचता है कि यार 20 में से मुझसे 8 पहले अटेम्प्ट में हो गए, वाह कितनी अच्छी बात है, मतलब मैंने 40% क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में बना दिए। और अगर मैं IIT JEE के कट ऑफ की बात करूं तो लास्ट ईयर ये कट ऑफ 25% गया था, मतलब मैं पहले अटेम्प्ट में मोर देन 40% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। दैट इज अप्रिशिएबल थिंग, मतलब वो अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहा है। एक वो स्टूडेंट है जो ये कह रहा है कि यार 20 में से मुझसे बस 8 ही बने, 12 बने ही नहीं है। दिस इज अ नेगेटिव अप्रोच। और वो पूरे दिन यही सोच रहा है कि यार पता नहीं मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, मुझसे तो बहुत कम क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, मैं क्लास में इतना फोकस कर रहा हूं, क्लास में जो भी सर बताते हैं सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं बहुत अच्छे से सुन रहा हूं, फिर भी मेरे से क्वेश्चंस बहुत कम बन रहे हैं। तो अगर आज आपसे 8 हुए हैं ना और आपका नेगेटिव अप्रोच है तो कुछ दिन बाद वो 8 क्वेश्चन ना 5 हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका पॉजिटिव अप्रोच है ना तो वो 8 क्वेश्चन आपके 12 हो जाएंगे। एवरीथिंग विल डिपेंड्स ऑन योर थॉट, आपके मन में क्या चल रहा है। तो हमेशा आप अपने आप को अप्रिशिएट करिए, जो भी टास्क लिखे हुए हैं उनको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करिए। नहीं करें तो रात को फिर से प्लानिंग करिए
नेक्स्ट डे की प्लानिंग में वो टास्क जो आपके इनकम्प्लीट रह गए उनको दोबारा से इंक्लूड करिए और अगले दिन फिर सुबह उठिए और इस तरीके से करना शुरू करिए। ये जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं ना, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को नेक्स्ट 30 डेज तक फॉलो कर लेंगे ना, यू विल फील द चेंजेस इन योर लाइफ। आपको एक अलग ही डिफरेंट टाइप के चेंजेस देखने को मिलेंगे। सेकंड थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड शॉर्ट नोट्स। देखो भाई ऐसा है, बैकलॉग है, ठीक, मुझे अगला चैप्टर पढ़ना है। क्लास में मुझे बताया गया कि जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वो पुराने चैप्टर से लिंक है। अब लिंक क्या क्या है ये देखो। पुराने चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उनको अंडरलाइन करो। नहीं समझ में आ रहा तो आप जो भी आपके एजुकेटर पढ़ा रहे हैं रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, उनसे आप डिस्कशन कर लो। अपने फ्रेंड से एटलीस्ट ये चीजें तो पूछ ही लो कि यार इस चैप्टर में ऐसे कौन कौन से मुद्दे की बात है या ऐसे कौन कौन से काम की बात है जिससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेंटर ऑफ मास चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास में, और सपोज आपका वर्क पावर एनर्जी बैकलॉग है, तो अब मैंने देखा कि स्टूडेंट सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ रहे। क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि सर मेरा वर्क पावर एनर्जी बैकलॉग है। मेरे भाई, वर्क पावर एनर्जी में अगर सिर्फ तुम काम की बातों पे फोकस करोगे ना, तो मुझे लगता है कि उन काम की बातों को अगर अंडरलाइन कर लोगे और उन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को याद कर लोगे और अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच कर दोगे ना, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स में आप उन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलोज को कवर करके सेंटर ऑफ मास को कंटिन्यू कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है। आप वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लीजिए, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ लीजिए, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पढ़ लीजिए, 2-3 सेलेक्टिव क्वेश्चंस लगा लीजिए। तो सच बता रहा हूं कि अगर आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलोज पे फोकस किया ना, तो आपके 2 फायदे होंगे कि जो क्लास में भी रेगुलर टॉपिक जो चल रहा है वो भी आपका कवर हो जाएगा, और पुराने चैप्टर को पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ काम की बातें भी अगर आपने सीख ली तो आपके कुछ परसेंटेज बैकलॉग भी कवर हो जाएंगे और ये आपकी हेल्प करेगा। यू हैव अ सफिशिएंट टाइम, आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है, आप आगे जाकर के उस चैप्टर के डिटेल में भी बाद में जा सकते हैं। लेकिन आपके इस समय करंट में जो टॉपिक चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस चैप्टर की वजह से हिंडर नहीं होना चाहिए। तो याद रखें, फर्स्ट थिंग इज बैकलॉग कवर करना है, लेकिन बैकलॉग को कवर करने के लिए जो रेगुलर क्लासेस में टॉपिक चल रहे हैं उनको नहीं छोड़ना। पुराने गड्ढे खोद चुके हैं, पता चले कि उन गड्ढों को भरने के चक्कर में यहां पे हमने नए गड्ढे और खोद दिए, और वो गड्ढे इतने गहरे होते गए कि वो एक दिन कुआं बन गए। और जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ यार यही हो रहा है। तुम्हारे साथ यही हो रहा है क्या? अगर यही हो रहा है, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ। द पॉइंट इज दिस, यू हैव टू फोकस ऑन द करंट टॉपिक्स। अगर वो करंट टॉपिक पुराने टॉपिक से लिंक है, देन यू हैव टू डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, विद योर टीचर्स कि कौन कौन सी काम की बातें हैं जो इस चैप्टर में यूज होने वाली है। और सच कहूं, एक किसी भी चैप्टर में, चाहे वो चैप्टर कितना भी बड़ा हो, सिर्फ मुद्दे की काम की बात देखें, और अगर हम अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच कर दें उनको कवर करने में, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स में हम उन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलोज को मगअप कर सकते हैं। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ जानने की कोई जरूरत नहीं है। जो फॉर्मूले में टर्म्स यूज हो रहे हैं उनका मतलब पता होना चाहिए, फॉर्मूला कहां यूज करना ये पता होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जो लिंक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे को एक बैच में करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करना है, इससे पहले मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है। अब कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं हुआ, क्या मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ सकता हूं? और वो अपने मन में ये सोच रहे हैं कि यार मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बैकलॉग हो गया है, तो अब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत ही सेलेक्टिव ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर रहे होंगे। आप उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के आइए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि प्रेजेंट में जो भी आपका टॉपिक चल रहा है लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपको 80 to 90% चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो यू हैव टू फोकस इन अ रेगुलर क्लासेस। बैकलॉग्स में काम की चीजें पढ़ लीजिए, डिटेल में हम बाद में चले जाएंगे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उन चैप्टर्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे। लेकिन अपने पुराने बैकलॉग्स के चक्कर में जो अभी करंट में टॉपिक्स चल रहे हैं, प्लीज आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उनको बैकलॉग में क्रिएट ना होने दें। जो अभी चल रहा है उस पर फोकस करें, क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसने इस तरह के चैलेंजेस फेस नहीं करे। अगर आपके बैकलॉग्स हैं, आपको क्लास में सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, आपके एग्जाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, आप बहुत एफर्ट्स मारते हैं फिर भी आपसे बहुत कम क्वेश्चंस ही हो पाते हैं, आप सारे सब्जेक्ट्स का होमवर्क मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इफ यू आर फेसिंग सच काइंड ऑफ चैलेंजेस, देन यू आर अ रियल जेई एस्पिरेंट। अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं तो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला है दोबारा सुन लीजिएगा, बहुत बड़ी बात बोली है। क्योंकि अगर कोई जेई एस्पिरेंट है और उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, तो भैया सिंपल सी बात बता दूं कि भैया कुछ ना कुछ समस्या है। क्लियर? थिंग इज, नेक्स्ट इज वेटेज ऑफ चैप्टर।
यार हमारा बैकलॉग है, पता चले उस चैप्टर का बहुत ज्यादा वेटेज ही नहीं है और हम अननेसेसरी उसका पेन ले रहे हैं। जैसे ऐसा कई बार हुआ 11th के स्टूडेंट्स के साथ बहुत होता है कि शुरुआत के समय में उनको एग्जैक्ट मैथोडोलॉजी नहीं पता होता कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, तो शुरुआत वाले जो चैप्टर्स होते हैं वो उनके बैकलॉग क्रिएट हो जाते हैं, जैसे काइनेमेटिक्स 1D, काइनेमेटिक्स 2D, रिलेटिव मोशन। अब ये उनका बैकलॉग है, इन्होंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी है। अब वो इस बात को सोच सोच के टेंशन ले रहे हैं कि मेरा बैकलॉग है काइनेमेटिक्स। क्या सच बात? क्या इसका इतना हाई वेटेज है? क्या जिसको काइनेमेटिक्स नहीं आती क्या वो आगे की फिजिक्स को नहीं समझ पाएगा क्या? ये बताओ मुझे। ऐसा नहीं है ना। आप काइनेमेटिक्स में सिर्फ काम काम की बातें पढ़ लीजिए। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन कब वैलिड होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी में कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद कर लीजिए। ये पूरा करने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके 3 to 4 आवर्स जाएंगे। मूव ऑन, आगे बढ़िए। आप अननेसेसरी उन चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी क्यों फोकस कर रहे हैं जिनका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। अगर आपको काइनेमेटिक्स नहीं भी आती है, आपको बहुत बेसिक लेवल की काइनेमेटिक्स आती है, आपने बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप उसके बाद भी आगे के चैप्टर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं और बहुत कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं। तो यार क्यों अननेसेसरी इतनी सी प्रॉब्लम्स को जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग उनको और बड़ा करते चले जा रहे हो? प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम तुम खुद क्रिएट कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग। देखो सिंपल सी बात है, जो इंसान जितना ज्यादा सोचता है, जिसके पास जितना फालतू का समय है, उसके लाइफ में उतनी ही प्रॉब्लम्स है। जो भी स्टूडेंट जितने ज्यादा फ्री है ना, उनको लाइफ में उतने ही चैलेंजेस मिल रहे हैं। और जो जितना ज्यादा डिवोटेड है, जिसके पास वक्त ही नहीं है, सुबह उठता है, अपने टास्क को कंप्लीट करता है, होमवर्क कंप्लीट करता है, पूरे दिन सिर्फ यही सोचता रहता है कि मुझे आज का ये दिन अपनी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डे बनाना है। मैं सच बता रहा हूं, ऐसे स्टूडेंट्स की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं बिना ये सोचे समझे कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और ऐसे स्टूडेंट एट द एंड बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप ऐसा मत करिए कि पहले पूरा चैप्टर पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे आप टॉपिक्स पढ़ते जाते हैं उन पर रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते जाइए। दिस इज अ करेक्ट वे, दिस इज अ करेक्ट मेथोडोलॉजी जो कि आपकी हेल्प करेगी उस चैप्टर को एनहेंस करने में, उन कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करने में। लेकिन मैं आजकल देखता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सिर्फ थ्योरी पे फोकस करते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, बार बार थ्योरी रिवाइज करते रहते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना पसंद नहीं करते। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा, हाथ चलाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एंड दिस इज डिस्कंफर्ट जोन, और डिस्कंफर्ट में जाने में हमें तकलीफ होती है, लेकिन यू हैव टू गो इन दैट डिस्कंफर्ट जोन इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। आई होप मेरी बातें आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होंगी, तो मुझे उम्मीद है यू आर गोइंग टू फॉलो इट। और सच बताऊं, मैंने जो आपको बोला, रात को सोने से पहले टास्क बनाइए और फॉलो करिए। ऐसा आप नेक्स्ट 30 डेज तक करके देख लीजिए। ट्रस्ट में आपके सारे बैकलॉग्स भी कवर हो जाएंगे, आपकी लाइफ वापस से ट्रैक पर आ जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आज से भी आपने T=0 सेट कर दिया तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम विद अ टॉप रैंक। बस जरूरत है अपने आप को होश में लाने की और लगातार मेहनत करने की, क्योंकि टॉपर जो होते हैं वो एक दिन या 2 दिन दिन रात मेहनत करके नहीं बनते हैं। टॉपर वो लोग होते हैं जो हर दिन मेहनत करते हैं और लगातार वो मेहनत करने का जज्बा अंत तक बरकरार रखते हैं। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो एक दिन आपको 15 या 20 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर 6 to 7 आवर पढ़ते हैं तो 6 to 7 आवर आप पढ़िए, लेकिन ऐसा आने वाले अगले 6 से 7 महीने तक करके देखिए, तो मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूं योर लाइफ इज गोइंग टू बी चेंज, और आप जैसा सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा आप अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।